गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और चैप्टर चल रहा है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके अंदर यूनिट नंबर 4 कंडीशन एंड वारंटी। तो जो शुरू की 3 यूनिट थी, जिसमें इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर टाइप ऑफ गुड्स था, जिसके अंदर प्राइस ऑफ द गुड्स था, these units are fundamental to understand the basics nature of the contract of sale। यहां से इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट हुई है। इट मींस कि इस यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कंडीशन एंड वारंटी को हम देखते हैं गारंटी एंड वारंटी के रूप में। जैसा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे जबान पर चढ़ी हुई है बात, जब भी हम कोई परचेज सेल की बात करते हैं तो गारंटी एंड वारंटी दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस पता हैं। अगर कोई फीचर गारंटी के रूप में होता है और उस फीचर में जो कमिटमेंट है सेलर का, प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का, अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो यू अंडरस्टैंड कि बायर हैज ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स और अपनी मनी को वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। बट इफ देयर इज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, इफ देयर इज ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, तो इट मींस बायर हैज नो ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, रादर बायर हैज ऑप्शन टू क्लेम द डैमेज, रिपेयर करा ले। तो जो चीज गारंटी है वही लीगल टर्म में क्या है, कंडीशन है। क्लियर है? तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन बोले तो, क्योंकि आपके लिए एक नया शब्द है, एक नए वर्ड का एंट्रेंस आपके दिमाग में हो रहा है, तो स्टेटमेंट के रूप में देखा जा सकता है, एक क्लोज के रूप में देखा जा सकता है। तो कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन, यानी कि कंडीशन इज ए स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? विच इज द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड ब्रीच ऑफ विच गिव्स ए बायर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज ए स्टेपुलेशन विच इज नॉट द मेन पर्पज, which is not the essential, but which is collateral to the main purpose of the contract, and breach of which gives a buyer to claim the damage। जहां तक डिफरेंस की बात है दोनों टर्मिनोलॉजी की, तो एक तो मीनिंग हो गया, एक कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, और जो तीसरा डिफरेंस है, ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, बिकॉज ब्रीच ऑफ कंडीशन एक बड़ा राइट है बायर के पास। इफ किसी वजह से बायर नॉट वांट टू अवेल बिग राइट, तो ही और सी कैन मूव टू द स्मॉल राइट। तो इट मीन्स ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। एक मैंने बताया था कि एक केस बहुत आता है पेपर में, थ्योरी में लिखने के लिए आता है, व्हेन ए ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। वो 3 सूरत हैं, 3 केसेस हैं, और ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल में मिलता है, किसी और टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। तो मैंने एक एक चीज स्टडी मटेरियल की भी कवर की है, और ये क्वेश्चन आता भी है। तो 3 तरीके से, यानी कि 3 आधार हैं, 3 बेसिस हैं जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ता है। मजबूरी हो जाती है। पहले वाला केस में तो मजबूरी नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है ये, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको बेयर एक्ट की तरफ ले जाना भी इसलिए चाहता हूं जिससे आपको सी इंटरमीडिएट में दिक्कत ना आए, और पेपर की लैंग्वेज कुछ भी हो आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। एक बार में समझ में नहीं आएगी, 2 बार में आएगी, 3 बार में आएगी, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्लियर है? तो वो धीरे धीरे करके अगर यहीं से हम आदत डाल देंगे बेयर एक्ट की, तो आपको आगे कभी दिक्कत आएगी नहीं।
तो पहली वाली जो क्लोज है वो बेसिकली यही कहती है कि बायर के पास ऑप्शन है टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। इसी बात को जब लॉ मेकर्स ने लिखा तो किस तरीके से लिखा, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस बात पर निर्भर था, इज सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू का भी मतलब मैंने बताया था। अब चिंता मत कीजिएगा अगर एक बार में बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठता है, क्योंकि मुझे भी मालूम है ये लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल है। इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस बात पर निर्भर था कि सेलर कोई कंडीशन पूरी करेगा। इसका मतलब है कि देयर इज ए कंडीशन, द बायर में वेव द कंडीशन, तो बायर क्या कर सकता है, उस कंडीशन को वेव कर सकता है, और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ए ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। तो ये वही बात लिखी हुई है कि बायर के पास तो हमेशा ही ऑप्शन है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को वो ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है। तो आप आंसर देते वक्त ये लैंग्वेज नहीं भी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब आंसर लिखें तो ऐसी लैंग्वेज में लिखें, लेकिन पढ़ना आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा ये आपकी चॉइस नहीं है। आपकी चॉइस सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने की तो हो सकती है। इज इट क्लियर? सेकंड केस, वो भी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आया, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर सीवरेबल नहीं था और बायर ने गुड्स या पार्ट बियर ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोर्ट को भी जस्टिफाई नहीं लगता है, यानी कि क्योंकि सेकंड केस में कोई परिस्थिति फंसेगी या नहीं फंसेगी, हु विल डिसाइड? कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट को लगना चाहिए कि ऐसे केस में हमें एक न्याय देना है, और न्याय का मतलब ये होता है कि ना तो सेलर के साथ कोई अन्याय हो, ना ही बायर के साथ कोई अन्याय हो। कि अगर यहां पर हम इतना सख्त आदेश दे देते हैं कि नहीं, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन ही माना जाएगा, कई बार दो चीजें इतनी मिक्स्ड होती हैं कि ये नहीं पता लग पाता कि वेदर दिस इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन और ए ब्रीच ऑफ वारंटी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको, हम जब सोशली देखते हैं तो सेलर तय करता है इस बात को, और वो ये बताता है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हमें आपको बताते हैं कि जी इन फीचर्स की तो गारंटी है, जैसे हम यहां कंडीशन कहेंगे, और इन फीचर की वारंटी है। बट लो मेकर इस तरह से नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं कि विच इज द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज द कंडीशन, एंड विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द वारंटी। तो मेनी टाइम्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये कंडीशन है या वारंटी है, सीवरेबल नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में कोर्ट ये जस्टिफाइड मानती है कि बायर को राइट रेप्यूटेशन का ना दिया जाए, इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन ना माना जाए, इसे ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाए। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड वन में क्या है कि कभी पेपर में केस स्टडी नहीं फंसेगी, ऑल्दो आज तक फंसी भी नहीं है तीनों में से, हमेशा सीधा सीधा लिखने के लिए ही आया है ये कि व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडीशन, व्हेन ए ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। क्योंकि लॉ के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो जिससे ये माना जाता है कि क्या स्टूडेंट को लॉ की नॉलेज है या नहीं है। मैं कहानी किससे कितने भी बयान कर दूं, लेकिन क्या आप जो पेपर में केस स्टडी आएगी उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फाउंडेशन में आइडेंटिफिकेशन थोड़ा निम्न दर्जे का होगा, जब इंटरमीडिएट की बात करेंगे और उच्च दर्जे का होगा, लैंग्वेज में फंसा फंसा के। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो अलग ही बात हो जाती है। लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ए केस स्टडी की किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही है। तो जो तीसरी चीज है, ये कह रहे हैं कि इस क्लोज के अंदर जो भी सेक्शन में आपने पढ़ा है, ऊपर की दो बातें पढ़ी है,
shall not affect in case of any condition warranty fulfillment of which is accused by the law or impossibility of performance. Many times आप कोई स्टेटमेंट पास कर देते हैं, क्लोज है जो कि कंडीशन या वारंटी के रूप में है, लेकिन किसी और लॉ के अंदर वो एक्सक्यूज है, माफ है कि इसको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर भी फिर वो कंडीशन का काम नहीं करेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचिए, जो वकीलों का काम है, अच्छे वकील और बुरे वकील में क्या अंतर होता है? माना आपके बिहाफ पर, सेलर के बिहाफ पर, मतलब बायर केस कर रहा है सेलर के ऊपर, जी आपने कंडीशन दी थी और ये पूरी नहीं हो पा रही है, इससे सेलर को क्या नुकसान है? क्योंकि बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड। तो अगर यू आर अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, तो आपका ये देखना काम है कि किस तरीके से लीगली बचा जा सकता है। और लीगली बचने का तरीका क्या है कि क्या किसी लॉ के अंदर ये चीज माफ है, क्या किसी लॉ के अंदर ये चीज माफ है? तो इतना आसान नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। आप केवल ये सोचें कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की नॉलेज प्राप्त करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में केस जीत जाएंगे। आपको छांटना है, सोचना है कि ये चीज कहीं और जो हमने दी है कंडीशन या वारंटी के रूप में, किसी लॉ के अंदर माफ है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो फिर भी एक पता लग जाता है, यानी कि जिस तरह की कंडीशन है, क्या वो परफॉर्म करना असंभव है? तो दो वजह से अगर कोई चीज है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सबसेक्शन 3 कह रहा है कि आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम भी माफ कर देंगे। इट के लिए इसके बाद कंडीशन ऑफ वारंटी दो तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस बोलें तो लिखकर या बोलकर, इंप्लाइड बोलें तो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से, हालातों को मद्देनजर रखते हुए। कैवेट एम्प्टर की अगर बात करें तो लेट द बायर बिवियर की बात हो रही थी, तो इसका मतलब है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेलर ड्यूटी टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट of its goods, rather it is the duty of the buyer to satisfy himself or herself about the quality and suitability of the goods. ये ड्यूटी सेलर की नहीं है, बल्कि ये ड्यूटी किसकी है? बायर की है, कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड करे। देखिए, व्हाट आर द एक्सप्रेस कंडीशन एंड एक्सप्रेस वारंटी? वी कैन ओनली गिव एग्जाम्पल, we cannot provide list। उसका कारण क्या है कि if I am a seller and I am entering a contract with Ram, तो उसके साथ शर्तें अलग होंगी। if I am entering into a contract with Mohan, तो उसके साथ शर्तें कुछ अलग होंगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों के साथ जितने भी सेल है, बाहर अलग अलग पार्टियां होंगी, सबके साथ अलग अलग होगा, तो हम उसकी लिस्ट नहीं दे सकते कि व्हाट आर द एक्सप्रेस कंडीशन इन एक्सप्रेस वारंटी। लेकिन व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशन, अगर इसकी लिस्ट नहीं दी गई लॉ मेकर के द्वारा, ये सेलर और बायर की इच्छा पर छोड़ दिया गया, तो क्या लड़ाई झगड़े नहीं होंगे? मेरे हिसाब से कोई स्टेटमेंट कंडीशन है, बायर के हिसाब से वो नहीं है, कोई एक्सप्रेसली डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर एक्सप्रेसली डिस्कशन हो जाए तो एक्सप्रेस कंडीशन में आ जाएगी। अगर बायर ये बता दे कि व्हाट इज द मेन पर्पज, तो पता लग जाएगा, और सेलर अपने स्टेटमेंट में उसे सेटिस्फाइड करता है, तो मालूम चल जाएगा कि दिस इज ए कंडीशन। बट बायर ने अपने मन में क्या सोच रखा है, सेलर ने अपने मन में क्या सोच रखा है, तो ये कैसे पॉइंट आउट हो? सो लॉ मेकर्स गिव ए लिस्ट ऑफ इंप्लाइड कंडीशन एज वेल एज इंप्लाइड वारंटी। लॉ मेकर्स ने एक लिस्ट दे रखी है जो इंप्लाइड कंडीशन की है। एक तरीके से, अब मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, उस स्टेटमेंट से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो अभी तक आया नहीं है, और जब भी आएगा
तो स्टूडेंट ये फील करेंगे कि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उन्हें। बेसिकली जो इंप्लाइड कंडीशन है, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर ये कहता है कि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेलर ड्यूटी बट इट इज ए पार्ट ऑफ बायर ड्यूटी। तो इंप्लाइड कंडीशन ये बताएंगी कि ये नेचर तो फीचर तो गुड्स के अंदर होने ही चाहिए, चाहे बायर पूछे या ना पूछे। बाद में सेलर ये कह के डिनाई नहीं कर सकता कि सेलर और बायर के बीच में ये स्पष्ट तय नहीं था, बिकॉज इंप्लाइड कंडीशन वो कंडीशन है जो फीचर गुड्स के अंदर निकलने ही चाहिए। तो ये क्या हो गया? इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर। किस बात की ड्यूटी? कि जो कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर एम्प्लाइड कंडीशन है वो निकलनी ही चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये एक्सेप्शन नहीं हो गया। किस बात का एक्सेप्शन हो गया? एक्सेप्शन ऑफ द कैवेट एम्प्टर। तो लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर, जो इंप्लाइड कंडीशन है वो भी एक्सेप्शन है और जो इंप्लाइड वारंटी है वो भी एक्सेप्शन का ही काम करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ कैवेट एम्प्टर। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला एक्सेप्शन है, या ये कहिए कि पहली इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू द टाइटल। पहली इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू ए टाइटल। इट मीन्स व्हाट दिस implied condition means? It means in every contract of sale, it is an implied condition कि seller has a right to sell the goods. It means कि seller के पास वो गुड्स चोरी का नहीं है। It means कि किसी और तरह के टाइटल में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए पहले, इस बात को समझने से पहले। देखिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति दोषी कब होगा? जब उसकी खुद की गलती है, जानबूझ के उसने वो काम ना किया हो, कोई गलत है तो। जबकि हमेशा ऐसा नहीं है। आप एक ज्वेलर शॉप पे जाते हैं, बहुत नामी ग्रामी शहर का ज्वेलर है, और आप उससे कोई एक ज्वेलरी नेकलेस परचेज करके लाते हैं। लेटर ऑन ये पता लगता है कि जो ये नेकलेस आपने गले में पहना हुआ है, ये तो शहर में एक बहुत धनी परिवार था, उसके यहां से चोरी हुआ था 6 महीने पहले। ये एस्टेब्लिश हो जाता है, ये नेकलेस वही है। मुझे बताइए कि क्या खरीदार की कोई गलती है? उसे क्या पता, उसने तो शहर के नामी ग्रामी ज्वेलर शॉप पे गया, उसे पूरी कीमत दी, अदा की, और वो परचेज करके लेके आया। लेकिन लोग कहता है क्योंकि ये चोरी का है तो यू हैव टू रिटर्न। बायर हैड टू रिटर्न द नेकलेस टू द ट्रू ओनर। दिस इज द लॉ। अभी भी आपके दिमाग को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी। लॉजिक और कॉन्सेप्ट में मैंने अंतर बताया था नहीं बताया था? लॉजिक क्या है कि जो हमें सही या गलत लगता है, दैट इज द लॉजिकल। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो जिन लोगों ने सब्जेक्ट को बनाया उन्होंने क्या सोच के बनाया, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप उनकी सोच को पकड़ लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट बिकम द लॉजिकल। देखिए धर्म क्या है? जो व्यक्ति जिस भी धर्म का है उसके हिसाब से वो ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन दूसरे धर्म के हिसाब से वही चीज ऑफेंसिव है,
एक धर्म में अगर कोई चीज सही है, वही चीज दूसरे धर्म में मैनी टाइम बहुत ऑफेंसिव हो जाती है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज सही है। तो आपको ये लगता है कि सर बायर की क्या गलती है? मान ली बात बायर की गलती नहीं है, लेकिन तब भी लोग ये कहता है। अब आप कहोगे सर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसे लोग जस्टिफाई कैसे करेगा अपने एक्शन को? जस्टिफाई इस तरीके से करेगा, एक जनरल रूल, एक प्रिंसिपल तो आपके समझ में आएगा ही आएगा। नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट पजेस हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति वो चीज तो आपको दे ही नहीं सकता जो उसके पास नहीं है। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है, मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, तो हाउ कैन आई एम एबल टू ट्रांसफर यू मर्सिडीज? गेटिंग दिस पॉइंट? ये तो जनरल रूल सबको समझ में ही आता है। जब आपको ये वाली बात समझ में नहीं आती तो लोग बोलेगा कि जिससे आपने परचेज किया है, आप मुझे बताइए कि क्या वो ओनर था? क्या वो ओनर था? आप कहेंगे नहीं। तो जब वो ओनर नहीं था तो उसने इस नेकलेस की ओनरशिप आपको ट्रांसफर कैसे कर दी? आप केवल पजेसर हैं, ओनर नहीं है। आप केवल पजेसर हैं, आप ओनर नहीं है, क्योंकि जिससे आपने खरीदा वो ओनर नहीं था। सिंपल सी बात है। अब आपके समझ में आ गई होगी। यू आर ओनली द पजेसर ऑफ द नेकलेस, नॉट द ओनर ऑफ द नेकलेस। ऑल्दो आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती होती तो जेल में डाल दिया जाता, वो तो फिर इंप्रिजमेंट का केस, क्रिमिनल केस बन जाता। अभी तो ये सिविल केस है। व्हाट इज योर राइट? अब आप ये पूछेंगे व्हाट इज योर राइट? आपके पास केवल एक ही राइट बनता है सेल्स और गुड्स एक्ट के अंदर। आपके पास भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले इंडियन पेनल कोड था, उसके अंतर्गत भी राइट बनेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जिससे आपको लॉ की और डिटेल नॉलेज हो जाए कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन में मेनी टाइम क्या होता है कि दो दो एक्ट अपनी कवरेज रखते हैं। सेल्स और गुड्स एक्ट कह रहा है मैं भी लगूंगा, भारतीय न्याय संहिता कह रहा है मैं भी लगूंगा। भारतीय न्याय संहिता इसलिए लगेगा कि उसने चोरी का माल आपको बेचा है, धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी भी दो तरह की होती है, एक तो सिविल में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और एक भारतीय न्याय संहिता में। दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है। मेरी ड्यूटी भारतीय न्याय संहिता पढ़ाने की नहीं है, लेकिन नॉलेज जो बीच में एग्जाम्पल आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगा ही आपसे। तो सेल्स और गुड्स एक्ट में तो वायलेशन ऑफ ए कंडीशन है। तो कौन सी कंडीशन का वायलेशन? इंप्लाइड कंडीशन एड टू द टाइटल। इट मीन्स एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर कैन एज्यूम सेलर हैज ए राइट टू सेल, और इन एन एग्रीमेंट टू सेल सेलर विल एक्वायर ए राइट टू सेल। अगर इमीडिएट ओनरशिप की बात हो रही है तो सेलर के पास राइट टू सेल था, और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं है सेलर के पास राइट टू सेल, तो सेलर विल एक्वायर राइट ऑफ सेल व्हेन ही ट्रांसफर द गुड्स। अब बाहर कहेगा कि आपके पास तो राइट टू सेल था नहीं। सेलर ये नहीं कह सकता अपनी दलील में कि आपने पूछा थोड़ी था, अगर आप पूछते तो मैं बता देता। ये एक्सप्रेसली पूछने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर इंप्लाइड ना होती तो मार्केट में धीरे धीरे करके चीजें फैली जाती हैं। फिर तो आप कहीं पे भी जाते हो और सबसे पहला स्टेटमेंट, भाई चोरी का तो सामान नहीं रख रखा तूने। कितना अपमानजनक स्टेटमेंट कि आप बायर को ही पूछने की जरूरत हमेशा पड़ रही है। मेरी ड्यूटी है क्योंकि ये पूछना, तो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द बायर, इट इज implied duty of the seller. Is it clear? पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। There is an implied condition on the part of the seller
that in case of sale he had a right to sell the goods, and in case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. क्लियर है? पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हल्का सा स्लाइटली चेंज है. X purchased a car from Y. After 6 months, Z, the true owner of the car, demanded it from X. यानी कि X ने Y से परचेज की है कार, Y के पास ही चोरी का सामान रहा होगा. X को कोई नॉलेज नहीं है, गुड फेथ में खरीदी है, लेकिन 6 महीने बाद जब Z ने X के पास देखी तो कंप्लेन हुई होगी, तो X had to return it to the true owner. X को तो लुटानी ही पड़ेगी. X was entitled to recover the full price even though several months had passed. तो X जो एंटाइटल्ड है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन लग जाएगी इसके अंदर, और वो सेलर से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है और पूरा पैसा अपना रिकवर कर सकता है, लेकिन जेड को तो लौटानी पड़ेगी. और ये भी सीक्वेंस नहीं चलेगा कि एक्स कहे मैं वाई को लौटाऊंगा फिर वाई जेड को लौटाएगा. एक्स को ही जेड को लौटानी पड़ेगी. एक्स को वाई के खिलाफ अपना केस खुद लड़ना पड़ेगा. क्लियर है? देखिए, जब हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे उस समय भी डिस्कस किया होगा, अभी भी डिस्कस कर रहा हूं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द पेरेंट ऑफ ऑल आवर लॉज. जैसे अगर हम हिंदी भाषा में ट्रांसफर करें तो संविधान सभी लॉज का बाप है. संविधान में एग्जैक्ट लॉ नहीं लिखी हुई है, ये भी मैं बता दूं. जैसे यहां पर एग्जैक्ट लॉ पढ़ रहे हो आप, कंटेंट पढ़ रहे हो कि हम किस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शन के अंदर कवर होंगी. संविधान प्रिंसिपल्स का खजाना है. और ऐसा कई बार होता है कि संविधान में कोई प्रिंसिपल लिख दिया और एक्चुअल में लॉ बनाते वक्त कुछ कॉन्ट्रडिक्शन में चली गई बात, तो फिर इंटरप्रिटेशन की बात आती है. जो लोग ज्ञानी हैं, पंडित हैं, जिन लोगों का ध्यान उधर चला जाता है, ज्ञानी पंडित उसे कहते, नहीं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि लॉ पढ़ रहे हैं हम, सेल्स ऑफ गुड्स, बस हमारा ध्यान यहीं पर केंद्रित होगा. अच्छा वकील, अच्छा इंटरप्रिटेटर वो होता है जिसे ओवरऑल बाकी चीजें पता है. अब वो दिमाग में रखे यार इस तरह की चीज तो वहां पे कुछ और लिखी हुई थी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति खुद गलती पर है, अगर एक व्यक्ति खुद गलती पर है तो लॉ में अगर उसे कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, किसी लॉ को बनाते वक्त हमने कुछ सुविधाएं उसे दे रखी हैं और हमें पता लगता है कि वो खुद की गलती है, तो संविधान कहता है कि वो सुविधाएं उसे नहीं मिल पाएंगी. इस बात को दिमाग में रखिएगा आप. बायर को यह सुविधा मिली हुई है कि अगर सेलर के पास राइट टू सेल नहीं था तो इंप्लाइड कंडीशन है और वो मान सकता है और सेलर से अपना पैसा रिकवर कर सकता है. बट इन अनदर एग्जाम्पल, यू आर ए बायर इन चोर बाजार. अगला जो एग्जाम्पल दिया है मैंने वो किस बात का दिया है, एक्स है यहां पर भी, लेकिन बायर इन चोर बाजार है, परचेज सम स्टोलन गुड फ्रॉम वाई, ए थीफ. जेड द ट्रू ओनर ऑफ द स्टोलन गुड डिमांडेड इट फ्रॉम एक्स, एक्स हैड टू रिटर्न इट टू द ट्रू ओनर. एक्स को तो लुटाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर के एग्जाम्पल और नीचे एग्जाम्पल में यहां तक बात सेम है, लेकिन ऊपर के एग्जाम्पल और नीचे के एग्जाम्पल में अब बदलाव आएगा कि ऊपर के एग्जाम्पल में X कैन रिकवर द फुल प्राइस फ्रॉम Y था ऊपर के एग्जाम्पल में, बट नीचे के एग्जाम्पल में X कैन नॉट क्लेम द प्राइस फ्रॉम Y बिकॉज यू आर ए बायर इन चोर बाजार एंड यू नो कि व्हाट आर यू परचेजिंग इज ए स्टोलन प्रॉपर्टी. इसका मतलब है नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड. आपको जानकारी होना किसी
गलत बात की, निगेटिव द राइट यू एक्वायर्ड, उसमें आपको जो अधिकार मिले हुए थे उन अधिकारों से वंचित कर देता। आपको अधिकार मिले हुए थे कि सेलर की ड्यूटी है, लेकिन बायर को नॉलेज होना कि जहां से वो खरीद रहा है वो चोरी का है, जो बाजार में जा रहे हो तो चोरी का है, तो आपके इस अधिकार को कम कर देगा और आप सेलर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब आप ये भी दलील दे सकते हैं कि सर वाई के तो मजे आ गए। देखिए, लॉ मेकर्स के इंटेंशन को आप समझिए। बड़ा अपराधी कौन है? सेलर जो चोरी कर रहा है या बायर जो खरीद रहा है? एज पर योर ओपिनियन सेलर, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो बायर बड़ा अपराधी। आप ये सोचिए कि अगर कोई भी व्यक्ति चोरी का सामान ना खरीदे तो चोरी रुकेगी या नहीं रुकेगी? बस बात खत्म। क्या चोर को चोरी सामान की करनी होती है या वो इसलिए करता है कि वो कन्वर्ट कर सके इनटू मनी? और अगर कन्वर्जन होगा ही नहीं तो चोरी रुकेगी या नहीं रुकेगी? बताइए आप मुझे। यानी कि आप और मैं जब एज ए बायर सस्ते का लालच होता है कि हमें क्या मतलब, हमें लगता है हमें क्या मतलब, हम थोड़ी चोरी कर रहे हैं, तो देखा जाए धार्मिक तौर से भी और लीगल तौर से भी गलत हम ज्यादा हैं, लेकिन हम तो अपने आप को बचाव कर लेते हैं, अपनी मन में ही धर्म पैदा कर लेते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं गलती। आप खरीद भी रहे हैं अगर, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये संदेश दे रहे हैं समाज को, चोर को, कि चोरी करो, खरीदने का तो हम तैयार हैं। तो दैट्स वाई यहां पर बायर को पनिश किया गया है। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो बता दीजिए। तो एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्यू, वाई? बिकॉज द नॉलेज ऑफ द बायर हैड निगेटिव्ड द एम्प्लॉयड कंडीशन एट टू द टाइटल। क्लियर? कंडीशन एड टू द टाइटल क्लियर है बच्चों? द नेक्स्ट इंप्लाइड कंडीशन इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, सेल बाय सैंपल है, फिर अगली सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल है। अब ये अगली जो तीन है, मतलब सेल बाय डिस्क्रिप्शन अलग है, फिर सेल बाय सैंपल अलग है, फिर दोनों का मिक्सचर है। व्हाट इज द इंप्लाइड कंडीशन एड टू द सेल बाय डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन से नहीं समझते क्या आप? अगर विवरण देना, बताना अपने गुड्स के बारे में, सेलर कि जब प्रेशर होता है कि किसी भी हालत में बेचना है, तो बायर को इंप्रेस करने के लिए ये है वो है, ये जो स्टेटमेंट पास होते हैं फीचर के बारे में, दैट ऑल आर डिस्क्रिप्शन। वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ने से पहले आपको शायद ये पता भी नहीं होता कि वो स्टेटमेंट भी एक कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन है। हम तो केवल गारंटी उसे मानते हैं जो सेलर गारंटी के रूप में बताता है, जी इस फीचर की तो गारंटी है, ये जी खरीदा जी कंप्रेसर 5 साल की गारंटी या वारंटी बताते हैं, पूरी मशीन पर 1 साल की बताते हैं, तो मैं समझ में आ जाता है कि वारंटी अगर है तो कंप्रेसर खराब हुआ तो हम उसे रिपेयर करा सकते हैं।
वो रिपेयर करके दे देंगे या बदल के दे देंगे, कंप्रेसर नया लगा देंगे, एसी रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन एसी बेचते वक्त वो पता नहीं और क्या क्या चीजें बताते हैं कि कूलिंग ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी आपका रूम ठंडा हो जाएगा, जो भी XYZ। दैट ऑल स्टेटमेंट आर कवर्ड अंडर द डिस्क्रिप्शन। लोग कहता है whatever described by the seller, वो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए गुड्स के फीचर में। डिस्क्रिप्शन कई तरीके का हो सकता है। ऑल्दो समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑल्दो हो सकता है बायर का जो मेन पर्पज है वो ना हो जो डिस्क्राइब बाय द सेलर है। बायर का वो मेन पर्पज ना हो जो कि डिस्क्राइब बाय द सेलर है। लेकिन मेनी टाइम क्या होता है कि जब डिस्क्रिप्शन आता है तो हो सकता है उस डिस्क्रिप्शन की वजह से ही बायर उसे खरीदना चाहता हो। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप देखने कुछ और गए थे और खरीद के कुछ और ले आते हो? देखने जो खरीद के लाते हो वो देखने क्यों नहीं गए थे? क्योंकि आपको शायद पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज मार्केट में आ रही। लेकिन जब सेलर बताना शुरू करता है तो आपको लगता है यही चीज चाहिए, यही फीचर चाहिए मुझे, और वही मेन पर्पज में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। पढ़िए मेरे साथ, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स सेल कोरस्पॉन्ड, यानी कि मेल खाएंगे विद द डिस्क्रिप्शन। द मेन आइडिया इज दैट गुड्स सप्लाइड मस्ट बी सेम एज वर डिस्क्राइब्ड बाय द सेलर। सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स मेनी सिचुएशन। अलग अलग केसेस दे रखे हैं कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके का हो सकता है। पहला केस में घास काटने वाली मशीन है, सेलर बताता है कि इस मशीन से केवल 60 से 100 एकड़ के आसपास ही घास काटी गई है। तो बायर सोच लेता कि चलो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, वो खरीद लेता है। बाद में पता लगा इट वाज एक्सट्रीमली ओल्ड, वो काफी ये यूज हो चुकी है। इसका मतलब है स्टेटमेंट जो था, डिस्क्रिप्शन जो था गिवन बाय द सेलर, वो मैच नहीं कर रहा है एक्चुअल पोजीशन से। तो यहां पर भी ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन का केस बनता है। क्लियर है? लाइन बाय लाइन तो पढ़ ही लेंगे आप एग्जाम्पल को। सेकंड जो केस है वो पुरानी मूल्यवान चीजों के लिए है। जिन लोगों को कद्र है पुरानी चीजों की, तो जितनी पुरानी होती है उनकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत भी उतनी होती है। आफ्टर सीइंग सर्टेन गुड्स, सेलर कहता है 17th सेंचुरी की है, 17वीं शताब्दी की है, पर बाद में फाउंड होता है कि ये 18वीं शताब्दी की है, 17वीं शताब्दी की नहीं है। तो इट इज ऑल्सो ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन। जो सेलर ने बताया था, अपने विवरण में बताया था 17वीं शताब्दी की, मुगल शासन काल की है, या उससे पुरानी है, लेकिन वो नहीं निकली। तो इट इज ऑल्सो ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एड टू द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा केस, ये आपके लॉजिक से थोड़ा हटके भी हो सकता है, सर इतना भी फर्क पड़ जाता है क्या? अगर आपने डिलीवरी का पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मेथड डिस्क्राइब किया है और एक्चुअल में आप उस तरह की पैकिंग में नहीं प्रोवाइड कराते हो, तो भी बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड। आपने 5000 टिन्स ऑफ कैन फ्रूट्स परचेज किया, 5000 टिन कैन फ्रूट्स के परचेज किए, और ये कहा गया कि हम इसके केसेस बनाएंगे, छोटे छोटे पैकेट बनाएंगे और हर पैकेट में 50-50 टिन करेंगे। लेकिन एक्चुअल में 25-25 टिन के केस बना दिए। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। डिस्क्रिप्शन के अनुसार पैकिंग नहीं है तो यहां पर भी एक्ट क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। चाहे बायर का पर्पस पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पैकिंग मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, पैकिंग का जो डिस्क्रिप्शन बताया गया था वो सही नहीं है, मेनी टाइम आप खरीदते भी इसलिए हैं कि आपको लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। बताइए आप मुझे, एम आई राइट और नॉट?
एक नोट है, इफ द गुड डू नॉट कोरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन बट सच गुड्स आर फिट फॉर बायर पर्पज। यहां समझ लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्ली जा चुकी है। प्ली का मतलब होता है दलील, यानी कि अगर गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं है जो बताए गए थे, बट इवन देन बायर का पर्पज पूरा हो रहा है, तो ये दलील भी सेलर की नहीं चलेगी। इवन देन द बायर में रिजेक्ट द गुड्स एंड सेलर कैन नॉट टेक द डिफेंस बाय सेइंग दैट गुड्स विल सर्व द बायर पर्पज। तो यहां पर वो दलील नहीं ले सकता है। बताइए यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? नेक्स्ट है इंप्लाइड कंडीशन एड टू द सेल ऑफ सैंपल। सैंपल तो आप समझते ही हैं, यानी कि आप खुद ब खुद एक प्रोडक्ट लेके गए थे और आपने कहा था इस जैसा दे दीजिए। तो सैंपल वहां बहुत चलता है, दवाइयों के केस में बहुत चलता है। आप देखते हो दवाइयों के केस में ऐसा नहीं होता क्या कि जो डॉक्टर लिख के देता है और मेनी टाइम्स केमिस्ट के पास एग्जैक्ट वो ब्रांड नहीं होता, तो आपको बता देता है कि सेम नहीं मिलेगा, सोल्ट यही होगा, दूसरे ब्रांड की मिल जाएगी। तो सैंपल के केस हो गया। कई बार आपके पास पुराना दवाई का रैपर होता है और आप उस रैपर को लेके जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है। कलर के केस में बहुत हो सकता है, थ्रेड के केस में बहुत हो सकता है। आप मम्मी घर में सिलाई बुनाई का काम करती है, अपने घर के कामकाज घर में ही हो जाते हैं, आपकी मम्मी ने कहा जी पीला थ्रेड लिया, ये ऐसे नहीं होता। पीले में बहुत सारे वेरिएंट्स है, आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली आप हो सकता है सैंपल लेके जाएं, अब फिर सेलर से कहें कि मुझे इससे मैच करता हुआ थ्रेड दे दीजिए। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सैंपल। फिर सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि उसी सैंपल के अकॉर्डिंगली वो दे। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल when there is a term in the contract expressed or implied to that effect. Such sale by sample is subject to the following three conditions. The goods must correspond with the sample in quality. The buyer must have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. तीसरी चीज समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The goods must be free from any defect which render them unmerchantable and which would not be apparent on reasonable examination of sale of sample. Such defects are called latent defect. Goods must be free from latent defect. Latent का मतलब होता है कुछ छुपे हुए दोष which cannot easily discoverable at the time of examination. But if there is a presence of defect which can be discovered by the buyer by ordinarily diligence, अगर कुछ ऐसे डिफेक्ट हैं, विजिबल डिफेक्ट हैं, कि अगर जरा सा भी आप दिमाग लगाते, थोड़ी सी भी सावधानी आप बरतते, यू कैन इजिली डिस्कवर्ड, देन फॉर दो डिफेक्ट सेलर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। ध्यान से समझिए, यहां से केस बहुत आ सकते हैं। सेलर लेटेंट डिफेक्ट के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन उन डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है जो बायर के द्वारा इजिली डिस्कवरेबल थे। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, लेटेंट डिफेक्ट क्या होंगे, विजिबल डिफेक्ट क्या होंगे। सेलर किसके लिए जिम्मेदार है? विजिबल डिफेक्ट के लिए, सॉरी लेटेंट डिफेक्ट के लिए। विजिबल डिफेक्ट के लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है, वो बायर ही जिम्मेदार है। अब एक अकाउंटेंसी की बुक लेने के लिए गए, हर साल के नए नए एडिशन आते हैं, कोई गलती ना हो जाए
तो आप एक सैंपल ही लेके गए, क्योंकि कलर चेंज हो जाते हैं फ्रंट पेज के। अब आपको 2025-26 ईयर की चाहिए थी, उसने सेम प्रोफेसर की अकाउंटेंसी की बुक क्लास 12 की आपको दे दी, लेकिन वो 24-25 की दे दी। उस समय आप ले आए, बाद में आपको गलती का पता लगा, तो सेलर इज नॉट हेल्ड लायबल। आसानी से आप कंपेरिजन करके पता लग जाता। लेकिन वो बुक 1000 पेज की है, उसमें पेज नंबर 835 गायब है, 835, 836 गायब है। आपको 6 महीने बाद पता लगा, तो सेलर इज लायबल बिकॉज दैट डिफेक्ट इज द लेटेंट डिफेक्ट। बुक परचेज करते वक्त आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते बायर से कि एक एक पेज को पलट के एक एक चेक करें, पॉसिबल ही नहीं है। लेटेंट डिफेक्ट तभी डिस्कवरेबल हो सकते हैं जब उनका यूज किया जाएगा, यूज के दौरान ही पता लग सकते हैं। विजिबल डिफेक्ट तभी पता लग सकते थे, तब भी वापस करनी पड़ेगी। वो मैन्युफैक्चरर को वापस करेगा ना, उसे तो पता होगा ही नहीं। मैं कब कह रहा हूं कि उसे पता है। तो such defects are called latent defect and are discovered when the goods are put to use. It may be noted that seller cannot be held liable for the apparent or visible which could be easily discovered by the ordinary prudent person. Prudent कहते हैं बेसिकली थोड़ी सी भी बुद्धिमानी जिसमें होती है, उसकी बात करते हैं। सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय द डिस्क्रिप्शन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कहते हैं पड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए, तो यहां पे मेनी टाइम क्या होता है कि बाहर एक सैंपल लेके गया और सेलर ने सैंपल के कॉरस्पॉन्ड गुड्स सप्लाई कर रहा है बायर को, लेकिन सेलर ने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो अब सेलर की जिम्मेदारी दोनों है, यानी गुड्स जो मैच करना चाहिए डिस्क्रिप्शन का भी करना चाहिए, एज वेल एज सेल सैंपल का भी करना चाहिए। जबकि देखा जाए डील कंप्लीट हो जाती है आराम से, जब सैंपल लेके गया तो सैंपल तक की जिम्मेदारी थी तुम्हारी, मत बोलो। लेकिन अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया तो रिक्वायरमेंट फिर दोनों ही तरह की आएगी, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय द डिस्क्रिप्शन। If the sale is by sample as well as the description, the goods must correspond with the sample as well as the description. As bought from by foreign refined repressed oil, एक किस्म मान लीजिए ऑयल की, which was warranted to be equal to the sample, जो कि सैंपल के अनुसार था। The oil supplied by equal to the sample. As bought from by foreign refined repressed oil, ये एक तरह तेल का नाम हो गया माना। ऑल्दो एक सैंपल लेके गया था और जो सप्लाई किया गया वो भी सैंपल के अनुसार ही था तेल। द सैंपल वाज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ रिपेस्ड ऑयल एंड हेम्प ऑयल, लेकिन सैंपल जो था रिपेस्ड ऑयल और हेम्प ऑयल का मिक्सचर था। लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या है, फॉरेन रिफाइंड रिपेस्ड ऑयल। इट मीन सैंपल जो सप्लाई किया गया ऑयल वो सैंपल के अनुसार तो था बट डिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं था। X was entitled to reject the goods because the goods supplied did not correspond with the description. With the description बढ़ा लीजिए, डिस्क्रिप्शन हट गया। Is it clear? क्लियर बेटा? तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने इंप्लाइड कंडीशन के बारे में बात करी। इंप्लाइड कंडीशन एक तरह से एक्सेप्शंस हैं कैवेट एम्प्टर प्रिंसिपल का। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, कंडीशन एड टू द टाइटल, कंडीशन एड टू द डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एड टू द सैंपल, कंडीशन एड टू द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। ये 4 इंप्लाइड कंडीशन हमने पढ़ी। बाकी इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी तो ज्यादा है नहीं, तीन ही है। तो बाकी के जो इंप्लाइड कंडीशन है और इंप्लाइड वारंटी है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।